नमस्कार प्यारे छात्रों, आप सभी का तपस्या एनुअल प्रिपरेशन में डे 36 में हार्दिक स्वागत है। 150 सेशंस तक चलने वाली इस शानदार सीरीज में आज हम 36वें दिन पर आ गए और यह है सेशन नंबर 108। सारे सेशंस फ्री हैं और आपको हम सिलेबस कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हैं, उसके अलावा गवर्नमेंट स्कीम्स और अब शाम 6:30 बजे प्रीलिम एमसीक्यू। आज सिलेबस कॉन्सेप्ट में क्या पढ़ा भैया? यूनियन बजट पढ़ा पूरा, गवर्नमेंट स्कीम में जल शक्ति मंत्रालय पढ़ा और अभी क्या पढ़ रहे हैं? 10 शानदार तगड़े प्रीलिम एमसीक्यू थ्योरी और ट्रिक्स के साथ। हमारा आपको ये पूरा वादा है कि अगर आपने ढंग से ये 150 सेशंस कर लिए, इससे अच्छी फ्री तैयारी आपकी होगी नहीं, तो बहुत ढंग से कीजिए और ऑफिशियली एनरोल करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। हमारे बहुत शानदार प्रीमियम कोर्सेस अवेलेबल हैं आईएएस के लिए। एनरोल कीजिए आज के आज, हमारी टीम से संपर्क कीजिए, जानकारी लीजिए, जानकारी लेकर आप एनरोल करें, ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों में, आपको बहुत लाभ होगा। 360 क्वेश्चंस की तरफ गति के साथ हम बढ़ रहे हैं दोस्तों। क्या अद्भुत चक्री है ये, देखो ज्ञान की चक्री चलती चली जा रही है। आज का पहला सवाल तैयार है, लेकिन उससे पहले अब हम बात करेंगे वार्म अप क्वेश्चन की। तो हर सेशन में 10 तो क्वेश्चन है और 10 वार्म अप क्वेश्चन है, और वो 360 का आंकड़ा केवल मेन क्वेश्चंस का है। व्हाट इज द एस्टिमेटेड जीडीपी लॉस ड्यू टू कोरोना वायरस शटडाउन? प्यारे दोस्तों, भारत को मजबूरी में 21 दिनों का लॉकडाउन पूरे भारत का करना पड़ा। सब कुछ ठप हो गया, जरूरी था क्योंकि जीवन बचाना भी उतना ही आवश्यक है, बल्कि ज्यादा आवश्यक है। उसके बाद फिर से 20 दिन का लॉकडाउन करना पड़ा, जिसमें धीरे धीरे लिफ्टिंग हो रही है। तो क्या आप बता सकते हैं कि मोटे मोटे तौर पर पूरे भारत में इस तरह के लॉकडाउन का 21 से 40 दिन के बीच में कुल जीडीपी का अनुमानित लॉस कितना हुआ होगा? बताएं प्यारे साथियों, एस्टिमेटेड जीडीपी लॉस। उम्मीद है कि आप इसका बढ़िया उत्तर देंगे। हमने हमारे चैनल पर इस पर अलग से वीडियो भी अपलोड किया है, देखा आपने? नहीं देखा हो तो अभी कभी देखिए और उसके बाद यहां आके उत्तर दीजिए। आज का पहला सवाल तैयार है, एबीसीडी में से आंसर देना है आपको, है ना? विच ऑफ दीज सीम क्रूशियली इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग दी लॉकडाउन? भारत में जब लॉकडाउन किया गया, काफी बड़ा डिसीजन लिया भारत सरकार ने। उस वक्त निम्न में से क्या सबसे महत्वपूर्ण दिख रहा था? एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव रिलीफ पैकेज गरीब लोगों के लिए, एक कंप्लीट फाइनेंशियल इकोनॉमिक पैकेज भारत के आर्थिक प्रबंधन के लिए, और सभी राज्यों के साथ डे टू डे बेसिस पर परिचालनात्मक स्तर पर फॉलोअप्स होते रहना, ताकि बड़े बड़े इंस्ट्रक्शंस जो जा रहे हैं वो कहीं गलती से भैया छूट न जाएं। समझ में आया आपको? यही बोल रहा है ना ये स्टेटमेंट नंबर 3। और साथ ही साथ कि सारे मार्केट खुले रहें और लोगों को फ्री एक्सेस मिले। क्या लगता है आपको 1, 2, 3 में से क्या क्या सही है? उस हिसाब से ऑप्शन में बताओ, जल्दी बताइए। ये तो काफी सरल सवाल हो गया। देखिए दोस्तों, ये तो गलत है, क्योंकि पहले 21 दिन में सारे बाजार ऊपर रहे और जनता को फ्री एक्सेस रहे, ये कहां था? ये तो था ही नहीं ना। तो अगर 3 गलत है तो ये दोनों गए, लेकिन ये 1 और 2 दोनों के दोनों सही हैं। हेंस अवर आंसर इज सी। आपको हमारे प्रश्नों में मजा आ रहा है कि नहीं ये बताइए? आप इंजॉय कर रहे हैं कि नहीं ये बताइए? और आपको बहुत सोचने का तरीका, एलिमिनेशन का तरीका, अप्रोच करने का तरीका मिल रहा है, तो ये सैकड़ों प्रश्न करने के बाद आप किसी भी ऑब्जेक्टिव एग्जाम के लिए तैयार हो जाओगे भैया। अगला वार्म अप क्वेश्चन, व्हाट इज फिस्कल फेडरलिज्म? फिस्कल फेडरलिज्म का क्या अर्थ होता है प्यारे दोस्तों? राजकोषीय संघवाद। समझ में आया? तो भारत एक संघीय राज्य है, कई लोग कहते हैं अर्ध संघीय है, उसमें कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, फिस्कल फेडरलिज्म, ये सारे टर्म्स आते हैं। तो राजकोषीय संघवाद यानी फिस्कल फेडरलिज्म क्या होता है? जरूर हमें बताइए, कमेंट में बताएं, लाइव चैट में बताएं, लाइक करें, शेयर करें। आपका जोश है तो हमारा जोश है यार। प्रश्न क्रमांक 2 पर आ गए। बहुत प्यारा प्रश्न है। केंद्र की भूमिका अखिल भारतीय लॉकडाउन में बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है भैया। निम्न में से क्या लॉकडाउन 2.0 के एक प्रमुख तत्व के रूप में सबसे अधिक आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है ना? यह पूछा जा रहा है आपसे। एबीसीडी में से आंसर देना है, पढ़िए चारों और उत्तर दीजिए। क्या ए सही है कि यदि हम कॉम्प्रिहेंसिव एक आर्थिक पैकेज नहीं लाए तो लॉकडाउन हमारी एक्सपोर्ट्स इंडस्ट्री को नुकसान पहुंचा देगा? क्या यह सही है? चारों में से एक चुनना है। बी, यदि बहुत व्यापक स्तर पर कोविड टेस्टिंग अवेलेबल सस्ते में नहीं हुई तो लॉकडाउन का लाभ उतना शायद न मिले जितना सोच के आप इतना बड़ा नुकसान उठा रहे हैं। तीसरा, फिस्कल स्टिमुलस जल्दी से ले आओ, क्योंकि आईएमएफ और डब्ल्यूटीओ ने भी यही बोला है। चौथा, नन ऑफ दीज। प्यारे दोस्तों, एक बात समझ लीजिए, ये इसलिए नहीं क्योंकि सिर्फ एक्सपोर्ट इंडस्ट्री पे फोकस करने से कुछ नहीं होगा। बी निश्चित तौर पर सही है, क्योंकि लॉकडाउन वायरस को स्लो डाउन तो कर देगा, लेकिन अगर टेस्टिंग की स्केलिंग अप नहीं होती तो दूसरी समस्याएं बनी रहेंगी।
सी गलत है क्योंकि WTO ने ऐसी कोई बात नहीं कही है, तो हमारा आंसर होगा बी। कितनों का आया आंसर बी? निराश नहीं होना है, उत्तर देते चलिए, बिल्कुल भी निराश नहीं होना है, पढ़ते चलिए, अगली बार तो कम से कम ये सही होगा। बाबुल बेहरा ओडिशा से जुड़े हुए हैं, नरेश रावत दिल्ली से जुड़े हुए हैं, प्राची जैन उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, अपने साथियों को भी सीरीज के साथ जोड़ते चलें। हजारों हजारों स्टूडेंट्स तपस्या से जुड़े हैं, हमारे साथ पढ़ रहे हैं। आप सब सफल हों, यही हमारा आशीर्वाद है। वॉट आर कोरोना बॉन्ड्स? तो आपने जेम्स बॉन्ड का नाम तो सुना है, 007। कोरोना बॉन्ड्स क्या होते हैं बताइए, और किन देशों ने इसको लाने की योजना बनाई है? यूरोपियन यूनियन को कोरोना वायरस ने बहुत गहरी चोट 2020 में दी, वो इसके लिए तैयार थे ही नहीं। निम्न में से क्या उस संदर्भ में पूरी तरह से सही है? अमीर दक्षिण के राज्यों में EU में और गरीब उत्तर के राज्यों में कोई फ्रिक्शन नहीं है। और दूसरा, एक बड़ा रेस्क्यू पैकेज लाने की दिशा में सबसे बड़ी समस्या यह है कि वहां के बहुत ही तगड़े फिस्कल रूल होते हैं EU मेंबर नेशंस के लिए। 1 और 2 में से क्या सही है? अब यह प्रश्न तो ऐसा है कि यह तो हमेशा के लिए अगले 5 साल तक वैलिड रहेगा, यस और नो? प्यारे दोस्तों, यह इसलिए गलत है 1 और ये दोनों इसलिए उड़ गए क्योंकि यूरोपियन यूनियन में दक्षिण गरीब है और उत्तर अमीर है, रिलेटिवली। बी बिल्कुल सही है। जर्मनी इत्यादि ने इसीलिए विरोध किया था कि भाई इतने फिस्कल रूल्स के होते हुए हम अचानक से इतना बड़ा रेस्क्यू पैकेज कैसे ले आए। समझ में आ गया दोस्तों? ये इसका उत्तर भी दिया हुआ है। व्हाट इज हेलीकॉप्टर मनी? क्या आप बता सकते हैं हेलीकॉप्टर मनी क्या है? विच ऑफ दीज इज करेक्ट अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ HM and QE? क्या आप बताएंगे? हेलीकॉप्टर मनी और क्वांटिटेटिव ईजिंग के संदर्भ में निम्न में से क्या पूरी तरह से सही है? यह एक ऐसा कॉन्सेप्ट है हेलीकॉप्टर मनी और क्वांटिटेटिव ईजिंग कि जो एग्जाम में आना ही चाहिए, क्योंकि यह बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। और इसलिए आपको इसकी पूरी जानकारी देने के लिए मैंने पिछले तप में इसको कवर भी किया था, 2 तप पहले, तप 34 डे में। आपने वो देखा अच्छे से? समझ में आया आपको? तो इसका उत्तर दीजिए। यस सर, व्हाट डू यू थिंक इज द आंसर ABCD में से? 1 डेफिनेटली करेक्ट है क्योंकि इसमें प्रिंटिंग मनी और प्रत्यक्ष लोगों तक या वाया गवर्नमेंट RBI करेगा। 2 भी डेफिनेटली सही है। RBI लिक्विडिटी पंपिंग करने के लिए डायरेक्टली फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और बैंकों से उनकी सिक्योरिटीज खरीदता है और पैसे को पंप करता है। यही होता है हेलीकॉप्टर मनी और क्वांटिटेटिव ईजिंग। भारत में अभी एक कर्नाटक के कुछ चैनल्स ने दिखाया कि भारत सरकार हर जिले के ऊपर हेलीकॉप्टर से पैसे बरसाएगी। तो अब उनको ये समझ नहीं आया कि हेलीकॉप्टर मनी में हेलीकॉप्टर केवल एक एग्जाम्पल के लिए यूज किया गया है, कोई वास्तविक हेलीकॉप्टर नहीं है कि दंदनाते हुए जाएंगे और नोटों के बंडल गिराएंगे। प्यारे दोस्तों, तो भारत सरकार को उसका खंडन करना पड़ा। आपको हमारे सेशंस अच्छे लग रहे हो तो कृपया आपकी तरफ से कंट्रीब्यूशन मिशन PT को आता रहे। ये वेब लिंक है, इस पर जाइए, ओपन कीजिए और कंट्रीब्यूट कीजिए। थैंक यू सो मच। हाउ इंपॉर्टेंट इज द कंजम्पशन इंजन फॉर इंडियन इकोनॉमी? भारतीय अर्थव्यवस्था में उपभोक्ता का इंजन जो होता है, जिसमें आप प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जिसको बोलते हैं, ये कितना महत्वपूर्ण है? सवाल ये पूछा जा रहा है, बताइए। आइए 5वें सवाल पर आ गए हैं। विच ऑफ दीज आर कंसर्न्स फॉर द वर्ल्ड इकोनॉमी? अभी हम काफी करंट अफेयर्स पे फोकस कर रहे हैं तपस्या में, बहुत जल्दी वापस स्टैटिक वगैरह फिर से लेना शुरू करेंगे, लेकिन अभी क्योंकि ये स्पिरिट ऑफ द टाइम्स है तो इसको कवर ऐसे ही करेंगे। प्यारे दोस्तों, कोरोना के इस पेंडेमिक के पश्चात विश्व अर्थव्यवस्था के लिए सामने आज कौन कौन सी चुनौतियां बिल्कुल मुंह बाए खड़ी हैं जैसा कहते हैं, वो आपको बताना है। 1, 2, 3 में से क्या सही है, उस हिसाब से ABCD का जवाब दो, जल्दी बताइए। देखिए, एक बात तो बिल्कुल तय है, 1 तो है ही, ये तो बहुत बड़ा डिमांड शॉक है। तो अगर 1 है ही तो ये तो गलत हो गया, एक ऑप्शन उड़ा दो। 2 देखो, बिल्कुल सही, बहुत बड़ी समस्या क्योंकि सप्लाई चेन्स पूरी तरह से बंद पड़ गई थी, तो अगर 2 भी है तो इसको भी उड़ा दो। 3 नीड टू कंटेन बजट डेफिसिट, ये बिल्कुल गलत है क्योंकि इस पे अगर ध्यान देंगे तो इकोनॉमिक स्टिमुलस कहां से आएगा? तो द करेक्ट आंसर इज A एंड ऑल ऑफ दीज एक्सेप्ट 3। तो आपको आज 3 चीजें पता चल गई कि भैया विश्व अर्थव्यवस्था में कोरोना वायरस के बाद कौन से बड़े कंसर्न्स हैं। समझ में आया कि नहीं? ऐसे हर सवाल से सीखते चलो और अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक और शेयर आपको तुरंत करना है। दोस्तों, अगला वार्म अप क्वेश्चन तैयार है। व्हाट आर द ब्रेटन वुड्स सिस्टर्स? विश्व राजनीति में ब्रेटन वुड्स सिस्टर की बहुत बड़ी भूमिका 1945 से बनी हुई है। क्या आप हमें बताएंगे ब्रेटन वुड्स सिस्टर क्या होती हैं? विश्व राजनीति में बहुत सारे परिवर्तन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद धड़ाधड़ चलते चले आए।
कौन से बड़े परिवर्तन 1945 से आए जो अगले कई कई दशकों तक बने रहे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त हुआ 1945 में, बहुत ही खूनी युद्ध था, करोड़ों 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 मारे गए, इनोसेंट्स भी मारे गए, सैनिक भी मारे गए, सब मारे गए। तो अब सवाल यह है कि उसके बाद दुनिया की राजनीति में बड़े परिवर्तन आए थे। 1, 2, 3 में से क्या सही है बताइए। ये तो इतना बढ़िया स्टैटिक हिस्ट्री का सवाल हमने पूछ लिया है कि आपको उत्तर देते ही आना चाहिए। देखिए 1 तो सही है ना, यूएन, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, ये सब की स्थापना हुई, और आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक को ही ब्रेटन वुड्स सिस्टर कहते हैं। तो अगर 1 सही है तो ये गलत हो गया। 2 बिल्कुल सही है, अमेरिका, यूके, यूएसएसआर, इन सब ने मिलकर फ्रांस एक नई व्यवस्था बनाई। तो अगर 2 सही है तो ये भी गया और ये भी गया, आंसर हो गया ए। 3 चेक करने की जरूरत ही नहीं है, और 3 बिल्कुल सही है, लेकिन उसको चेक करने की जरूरत नहीं थी आपको। इसीलिए एलिमिनेशन ऑप्शन की टेक्निक सीख लेना, नहीं तो एग्जाम में बेवजह समय भी खराब करोगे और बेवजह फ्रस्ट्रेट होते रहोगे। सो द करेक्ट आंसर इज ए। कितने बच्चों को मजा आया इस क्वेश्चन में? है ना बढ़िया मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन। प्यारे दोस्तों, सरकारी योजनाओं का एकमात्र सबसे भरोसेमंद स्रोत है हमारी ये पीडीएफ बुकलेट। बुक स्टोर से जरूर परचेज कीजिएगा। 500 पन्नों का शानदार पीडीएफ आपके लिए हमारी टीम ने बहुत मेहनत से बनाया है, बड़ा कॉन्सेप्चुअली तैयार किया है, जरूर जरूर परचेज करें। व्हाट इज नियो लिबरल इकोनॉमिक्स? नव उदारवादी अर्थशास्त्र क्या होता है, जल्दी से बताइए। और इसी नव उदारवादी अर्थशास्त्र पे काफी तोहमतें लगाई जा रही हैं आज। काफी अच्छा सवाल पूछूंगा अब मैं आपसे। यदि हम ये कहते हैं कि नियो लिबरल ग्लोबलाइजेशन, नव उदारवादी वैश्वीकरण ने पैंडेमिक क्राइसिस को समाधान देने में असफलता हासिल की है क्योंकि इसका राजनीतिक पक्ष आइसोलेशन और नेशनल बॉर्डर्स पे फोकस कर रहा है, ग्लोबल कोऑपरेशन पे नहीं, तो हम क्या कह रहे हैं? मतलब इस स्टेटमेंट में, ये जो कोट अनकोट में एक लंबा चौड़ा स्टेटमेंट है, हम कहना क्या चाहते हैं? अरे कहना क्या चाहते हो भाई, ये वो वाला सवाल है। तो इस स्टेटमेंट से आशय क्या है ये बताइए, ABCD जल्दी बताइए। बहुत प्यारा सवाल है। ऐसे सवाल एग्जाम में एग्जामिनर को पूछने चाहिए क्योंकि सच्चे अर्थों में समझ बच्चे की पकड़ में आती है। न केवल ये जो मैंने आपको दिया है ना, ये मेंस का ऐसे क्वेश्चन हो सकता है, भूलना मत। और अगर मेंस में ही आता है तो भैया जरा कंफर्म कर देना एक बार कि यस सर हमको बहुत फायदा हुआ। ऐसी कई चीज़ें जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं, आपको बताई हैं, बच्चों को एग्जाम में बहुत लाभ हुआ है, तो कृपया अच्छे से हमारे साथ शेयर करते चलें। यह है इसका सही आंसर। यदि वाकई नियो लिबरल ग्लोबलाइजेशन नियो लिबरल होता तो वो पॉलिटिकल सॉल्यूशन भी तो आज देता ना। आज हर देश अपनी अपनी बॉर्डर थोड़ी खींचता हुआ दिखाई देता, लेकिन हर देश तो वैसा ही कर रहा है। इसका मतलब वो नियो लिबरल कहां था? ये है इसका बेस्ट आंसर। बहुत ध्यान से पढ़िएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा, गहरी बात थी। व्हाट इज योर ऑब्जर्वेशन अबाउट नंबर ऑफ कोविड-19 टेस्ट बीइंग डन इन इंडिया? भारत में आज जिस तादाद में कोविड-19 की टेस्ट, RT-PCR की टेस्ट हो रही हैं, RT-PCR का फुल फॉर्म बता दो, आपको क्या लगता है? अच्छी हो रही हैं, कम हो रही हैं, बिल्कुल बराबर हो रही हैं? बताइएगा। भारत में कोविड से लड़ते समय कुछ रुझान तो बिल्कुल स्पष्ट आंखों से दिखाई दे रहे थे। कौन से रुझान दिखाई दे रहे थे? 1 और 2 पढ़ के बताइए प्यारे साथियों। 1 तो बिल्कुल स्पष्ट दिख ही रहा है ना, प्रति मिलियन लोग, प्रति 10 लाख लोग, टेस्टिंग की संख्या विश्व में हमारी सबसे कम दरों में से एक है। वो सही है या गलत, मैं उस पर टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, मैं आपको फैक्ट बता रहा हूं। ये गलत है, काश ऐसा होता, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। हमारे प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा केंद्र जो हैं, कम्युनिटी लेवल पर पहले दिन से राज्यों ने इन्वॉल्व नहीं किए, केंद्र ने इन्वॉल्व नहीं करवाए। नहीं तो बहुत सारे लोगों का बहुत सारा ट्रैवलिंग का समय बचाया जा सकता था, जिससे इन्फेक्शन का खतरा भी कम होता, क्योंकि लैब्स अक्सर बड़े बड़े शहरों में ही हैं। अगर सैंपल कलेक्शन भी PSC पे हो जाता तो बहुत सारे इन्फेक्शन को फैलने से भी रोका जा सकता था। हेंस द करेक्ट आंसर इज ओनली 1। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, PSC को इन्वॉल्व कर लेना चाहिए, क्योंकि ये पैंडेमिक, आज हम अप्रैल में बात कर रहे हैं, अभी कुछ महीने तो रहेगा ना। What are the top 2 precautions during lifting of any lockdown? तो भारत में इतना अच्छा लॉकडाउन, लोगों ने उसको सही ढंग से माना, समझा, देखा। तो आज जब हम धीरे 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 उसको लिफ्टिंग की बात कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है दोस्तों, आप प्रधानमंत्री होते तो आप क्या बोलते सबको कि भैया 1 और 2 ये 2 चीजें इंश्योर कर लेना रे दादा? क्या बोलते हैं आप 1 और 2? वो बता दो आप हमें, कमेंट में पार्टिसिपेट करो। आप बाद में भी सेशन देख रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप तो ये समझ लो कि लाइव ही हो रहा है, और लाइव चैट में तो करना ही करना है। सेशन को लाइक और शेयर करना कंपलसरी है। ये एक बहुत अच्छा सवाल है दोस्तों। अमेरिका में एक अमेरिकन एंटरप्राइज इनिशिएटिव है, उसने क्या कहा है
कि अमेरिका में अगर हमको पैंडेमिक का लॉकडाउन लिफ्ट करना है तो वो केवल 4 चरणों में ही हो सकता है। बहुत लंबा चौड़ा उन्होंने इस पर रिपोर्ट भी दी है। तो वो 4 चरण कौन से हो सकते हैं, आपको ABCD में से उत्तर देना है। इसका उत्तर मैं आपको बता देता हूं, इसका उत्तर है B। समझ में आया आपको? तो B है 3715। सबसे पहले फेज 1, पहले तो ये देखिए कि एपिडेमिक की स्पीड कम हुई कि नहीं। उसके बाद आता है फेज 2, राज्य दर राज्य कैपेबिलिटी आधारित, समय आधारित नहीं। लॉकडाउन की ओपनिंग करो तो ये तो भारत पे भी लागू होता है। फिर आता है फेज 3, इम्यूनिटी को एस्टेब्लिश होने दीजिए और धीरे धीरे फिजिकल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स को कम कीजिए। फिर आता है प्यारे दोस्तों फेज 4, अगले पैंडेमिक की तैयारी शुरू कर दीजिए। जी हाँ, क्योंकि पैंडेमिक तो आते रहेंगे, अगला कब आएगा पता नहीं, लेकिन अगर अब भी तैयारी नहीं की तो फिर क्या किया। नेम द चीफ ऑफ IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के बॉस कौन है, नाम बताइए। आज का आखिरी सवाल, निम्न में से क्या एक कार्यवाही है जो भारत कर सकता है अगर हमको इकोनॉमी के पूरे शटडाउन से बचना है, तो भारत को अब क्या करना होगा। 1 2 3 4 देख के बताइए दोस्तों, जल्दी से बताइए। जब आप इसको पूरा पढ़ेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि ये तो चारों के चारों ही आवश्यक है और ये हमारा आखिरी प्रश्न था। तो आज आपने हमारे साथ बहुत सारी चीज़ें सीखी और ऐसी हज़ारों चीज़ें सीखने के लिए हमारे ऑफिशियल IAS के कोर्स में एनरोल करें, हार्ड डिस्क हो या ऑनलाइन हो। बहुत प्यारे कोर्सेस हैं और अब समय आ गया प्रीलिम MCQ का PDF हमारे ऐप से डाउनलोड करने का। कैसा लगा आपको डे 36 का आज का पूरा हमारी यात्रा। आज हमने यूनियन बजट पे बात की, फिर हमने जल शक्ति की बात की और अब हमने 360 प्रश्न पूरे कर लिए। दोस्तों, तपस्या अपने किस्म की अद्भुत सीरीज है, ये तो आप भी मानते हैं, इसीलिए आप इतना साथ भी देते हैं। तो अब डे 37 की तैयारी कीजिए, मंडे को हम फिर से हाजिर होंगे। नमस्ते, जय हिंद।